हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर दूसरा वीडियो। पहला वीडियो जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन पे था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किस तरीके से कर सकते हैं और श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जो कि एक्सरसाइज 1.2 के कंप्लीट हो जाने के बाद आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने जाना कि जनरल फॉर्म क्या होता है, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यानी ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। जिन्होंने अभी तक इसे याद नहीं किया प्लीज़ इसे याद करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप सभी को याद है। ओके, हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी हम जान चुके हैं कि हमारे पास 3 तरीका है। एक फैक्टराइज कर दो, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये थोड़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए न्यू होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हम जानते ही नहीं है कि क्या होता है। और एक श्रीधराचार्यस फार्मूला, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। ठीक है, फैक्टराइज के बारे में जानते हैं। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, एक फार्मूला लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो मैथ सही से नहीं भी पढ़ रहे उन्हें भी ये फार्मूला याद होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे दोनों किस तरीके से है, माइनस करके है, यानी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो जब कोई पॉलिनोमियल को, चाहे कोई भी पॉलिनोमियल है, ये मेरा कौन से डिग्री का है, तो इसका डिग्री 2 है और पॉलिनोमियल तो है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख दिए प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये मेरा क्या बन गया, फैक्टराइज हो चुका है, यानी इसको हम फैक्टराइज कर दिया। अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, इसका मतलब हम उसको फैक्टराइज कर दिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक था। एक लीनियर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हम 6p माइनस 12 क्यों लिए, अब इसको फैक्टराइज करना है। तो हमें इसे किस तरीके से, इसका तो फॉर्मूला पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिए। इसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो अल्फ़ाबेटिक यानी वेरिएबल पार्ट तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें p है इसमें q है, लेकिन न्यूमेरिकल पार्ट देखो इसमें 6 है इसमें 12 है, तो दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। कौन सा सेम टेबल है, 6, तो हम 6 कॉमन ले लिए। ठीक है, बचा क्या यहाँ से, तो यहाँ से बच गया p और यहाँ से बच गया 2 और q, तो ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। देखो 6 इंटू दिस, तो ये हम जिस भी तरीके से हम कॉमन लेके कर सकते हैं, हम फार्मूला से कर सकते हैं या बाय हम मिडिल टर्म कर सकते हैं। यही 3 तरीका हम लोग जनरली सीखेंगे कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो चाहे लीनियर हो, हम उसे किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज करने का तरीका सबसे पहला जो दिमाग में आना चाहिए कि कॉमन ले लो। अगर कॉमन हो पा रहा है तो बहुत अच्छा बात है। कॉमन अगर नहीं निकल रहा है तो उसके बाद फिर सोचो कि क्या फार्मूला लगा सकते हैं। अगर फार्मूला लग जा रहा है तो बहुत अच्छा बात है। अगर कॉमन भी ना हो और उसके बाद फिर हम उसे फार्मूला भी ना लगा सके, तो तीसरा बचता है ऑप्शन हमारे पास मिडिल टर्म का, यानी अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिग्री 2 दिख रहा है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। अब हम इसे किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ना इसमें कोई फार्मूला लग रहा है ना इसमें कुछ कॉमन है, तो इसे एक मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन कहा जाता है, यानी इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा बाय मिडिल टर्म। बहुत कोई को मिडिल टर्म आता होगा अगर वो अच्छे से कर रहे हैं। हम यहाँ पे इक्वल टू हटाते हैं 0। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करने से इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। हम किस तरीके से किए यही तो सीखना है, यही तो सीखेंगे कि इस मिडिल टर्म को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक एग्जांपल। इक्वल टू 0 ले ही लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि हम इक्वल टू 0 दिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसे हमको सॉल्व करना है और हम जान रहे हैं कि इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर। हम मिडिल टर्म फैक्टर किस तरीके से करते हैं वो सीख लेते हैं। 10 में आने से पहले हम ऑलरेडी मिडिल टर्म कर चुके हैं, क्लास 8 में किया, क्लास 9 में बहुत सारे सम्स में किया और अब इसे 10 में भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमको इसका ए, बी और सी का वैल्यूज़ बताओ कि इसमें ए और बी और सी का वैल्यूज़ क्या क्या है। अगर वो बता सकते हो तो बहुत अच्छा बात है। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू
24, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का उसे हम ए का वैल्यू बताते हैं, और जो बी का कोएफिशिएंट यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम बी का वैल्यू बताते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम सी का वैल्यूज बताते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको निकालना ही होगा, लेकिन आना चाहिए, पता है, ठीक है। अब करना क्या है, तो हमें करना है ए जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है और जो सी जो लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म है, उन दोनों का एलसीएम लेना है। ये चीज़ बहुत दिमाग में क्लियर रखो कि हमें इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है। बीच वाले टर्म्स को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, एज इट इज़ वैसे रहने देना। तो हम ए और सी दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ए का एलसीएम यानी 1 क्या आएगा 1, ठीक है। सी का एलसीएम क्या आता है, तो सी का देख लेते हैं, यहीं पर हम कर दें, ठीक है। तो इसको हम 2 से करें, 2 12 2 6, ठीक है। अभी हम समझाने के लिए हम इसको बहुत छोटे छोटे नंबर से लिए, लेकिन कोशिश करना जब मिडिल टर्म करो तो उस वक्त इसे बड़े बड़े नंबर से, यानी हम डायरेक्टली 4 से ले सकते थे, डायरेक्टली 6 से ले सकते थे, उससे थोड़ा सम्स जो है ईजी बन जाता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं इसको मिडिल टर्म किस तरीके से करना है। तो जो सबसे पहला होता है यानी इसको स्ट्रक्चर बनाना, यानी इसका एक बेस होगा, किस तरीके से सजाना है वो आना चाहिए। तो सजाने में क्या कि आप जो पहला टर्म है यानी क्वाड्रेटिक का ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उस एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना उसे। जो कांस्टेंट टर्म है उसे भी कुछ नहीं करना है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ये क्या किया, हम फर्स्ट टर्म को लिख दिए और लास्ट टर्म को लिख दिए। अब बीच वाले टर्म में भी क्या करना है कि जो साइन और वेरिएबल हो उनको अलग अलग कर दो। तो साइन यहाँ लिख दिए, वेरिएबल लिख दिए, बच गया कौन, नंबर 10। अब उस 10 को क्या करना है, हमें ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है। इतना समझ में। ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा होगा, तो जो लास्ट टर्म यानी कांस्टेंट का जो साइन हो, प्लस। ओके, ये सिर्फ स्टेप है समझने के लिए कि हमें अरेंज किस तरीके से करना है। अरेंज करना सीखो। हम फर्स्ट टर्म को वैसे लिख दिए, लास्ट टर्म को भी वैसे लिख दिए, और जो बीच वाला टर्म था उसका साइन और वेरिएबल दोनों को अलग अलग कर दिए। जो नंबर था उसके जगह में ब्रैकेट पुट किए, और ब्रैकेट में एक साइन देना होगा जो कि कांस्टेंट टर्म का आएगा। इतना चीज़ समझ गए। इसके बाद चलते अपने एलसीएम की तरफ, ठीक है। अब हमें एलसीएम को कुछ इस तरीके से देखना है, इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि मेरा जो बीच में जो आंसर है 10 वो आ जाए। हम किस तरीके से ला सकते हैं। अब एक चीज़ हमको बताओ कि अगर हम लेते हैं नंबर एक 12, सपोज 12 एक नंबर है, हमको 12 ऐड करके लाना है, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम 15 में कुछ ऐड करें और मेरा 12 आ जाए। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, कुछ भी ऐसे। अब कोई ऐसा मत बोलना सर 15 - 5 ऐड कर देते, हम वो चीज़ नहीं बोले। 15 माइनस कर रहे हो यार, आप प्लस दे के भी माइनस करो तो वो भी माइनस हो रहा है। हम बोले कि प्लस करके। तो जब भी कोई हमको नंबर लाना है, अगर उससे हम बड़ा नंबर ले लेते और उसमें कुछ ऐड करते तो वापस हम वो नंबर नहीं ला सकते। सपोज हम 10 को लाना है तो हम 10 से बड़ा में कुछ ऐड करेंगे तो नहीं होगा। हम 12 में कुछ ऐड करके नहीं ला सकते। हम 6 में, हम 5 में, हम 4 में, हम 7 में कुछ ऐड करेंगे तो मेरा 10 आ सकता है। तो यहाँ पे बस एलसीएम को उसी तरीके से देखना है। अब हम मान लेते हैं हम मल्टीप्लाई किए 2 × 2 = 4, ठीक है। तो 4 में कुछ ऐड करके आ सकते हैं। अब कोई कर सकता है कि 3 × 2 = 6, हाँ अभी भी आ सकता है। कोई ऐसा कर दे 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 चल रहा है। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो 12 में ऐड करके कुछ आएगा। ये सिंपल है। देखो हम समझ रहे कि ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन हम लिए, आप लोग को आइडिया हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम समझ नहीं पाते कि हम कितना ले। मान लेते हैं यहाँ 67 आया था, यहाँ पे 45, यहाँ पे 23, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होता। ठीक है, तो अभी से क्लियर रखो कि जब हमें ऐड करके कुछ लाना है तो हमें पहले उस नंबर से कुछ छोटा लाना है, कुछ छोटा वैल्यू लाना है। तो हम ले लेते हैं 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4, ठीक है। मेरा सारा वैल्यूज यूज़ हो गया। हम इन दोनों को भी यूज़ किए और इन दोनों को भी यूज़ किया और यूज़ करके 10 ला दिया। अगर ये चीज़ हो जाता है इसका मतलब आपने ये स्टेप एकदम सही किया और ये बहुत अहम यानी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, इसमें बस इस ब्रैकेट को ओपन कर देना। ब्रैकेट किस तरीके से ओपन होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन से। साइन को आपको सही तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यानी प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और 6 के साथ एक बार x आ जाएगा, फिर प्लस प्लस प्लस, बहुत अच्छे, x आ जाएगा और प्लस 24 = 0। इसलिए हम लोग ये कर लिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर आप पहले 3 टर्म था, अब आप 4 ले आए, ऑलरेडी हम लोग टफनेस बढ़ा दिए। ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे क्या किए, 4 टर्म तो आ गया, लेकिन इन दोनों टर्म्स को देखो। हम जिस तरीके से कहाँ किए थे, हम ये क्वेश्चन किए थे ना, 6p - 12q = 2। तो इसमें कॉमन लेना कितना ईजी था, 6 कॉमन लिए बच गया। ये भी उसी तरीके का एक पार्ट बन गया और ये जो दूसरा पार्ट है वो भी उसी तरीके का बन गया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो वेरिएबल में x और x दोनों में कॉमन है। x निकल गया, बचा क्या, यहाँ से ब्रैकेट दिए x, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया, साइन, और x अगर निकल गया तो बचा क्या, 6।
तो ये मेरा इस तरीके से कॉमन हो गया। फिर वापस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब दोनों में वेरिएबल कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन नहीं है भाई, ठीक है। अब नंबर्स में देख लेते तो इसमें 4 है, इसमें 24 है। 4 और 24 कौन से टेबल में आता है? 4 के, ठीक है। तो जिस टेबल में आता है उस टेबल को लिख लो, ठीक। 4 1 ज़ा 4 खत्म, वेरिएबल वैसे लिखा गया। 4 6 ज़ा 24 प्लस 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 4 6 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आंसर आ गया x प्लस 6 और x प्लस 6। अगर ये दोनों जगह सही सेम आंसर आता है, यानी सेम वैल्यूज़ कॉमन लेने के बाद आता है, इसका मतलब आपने कॉमन भी सही लिया। पहला स्टेप यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? प्लस करके चेक किए, माइनस करके चेक करेंगे, सेम वही वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये स्टेप सही है। दूसरा, यहाँ पे कॉमन लिए, ये दोनों वैल्यू सेम आ गए, इसका मतलब ये स्टेप भी हम सही लिए। ये स्टेप सही होने के बाद गलती बहुत कम हो सकता है, बहुत रेयर चांस है गलती होने का। ओके, यहाँ पे देखते हैं x प्लस 6 x प्लस 6, तो दोनों में देखो ये पूरा एक टर्म बन चुका है, ये पूरा, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट फॉर्म में और ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। इन दोनों में x प्लस 6 और x प्लस 6 कॉमन है, उस x प्लस 6 को बाहर निकाल लो, निकल गया। अब यहाँ से x प्लस 6 हट जाएगा तो बचेगा क्या? x, उसको एक ब्रैकेट में, यहाँ से x प्लस 6 हट जाएगा, बचेगा क्या? प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कितना ईजी हो गया। अब यहाँ से हम सभी को पता है कि हम किस तरीके से इसके बाद सॉल्व करते हैं। आइदर इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम आइदर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बोलते हैं और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बोलते हैं। क्या आपको इन दोनों चीज़ का मतलब पता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके हमको बताओ कि इसका क्यों है। गो अहेड। ओके, हम रीज़न बता देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज m इंटू एन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम दो वेरिएबल्स को लिए m और n, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई किए, मेरा आंसर आ गया 0, ठीक है। अब हम ना गैस करेंगे, हम गैस करेंगे कि मेरा m का क्या ऐसा वैल्यू होगा कि मेरा आंसर 0 आ जाए। ऐसा क्या वैल्यू हम डाल दें कि मेरा m का वैल्यू 0, ये प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि m का कुछ वैल्यू होगा 2, m का मेरा वैल्यू था 2, ठीक है। तो m का वैल्यू होगा 2, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर 0 आएगा? आई थिंक 2 को 0 से मल्टीप्लाई करने ही से आंसर 0 आएगा। आई होप समझ में आया। और 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो इसका मतलब अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरा वाला का 100% उसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं n का वैल्यू 0 है, ठीक। आप सोचते हैं ना, कोई बोलता है कि नहीं सर मेरे में तो m बहुत दुश्मन है मेरा, तो हम ना n का वैल्यू डाल देते हैं 3, ठीक है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किए तो मेरा आंसर 0 आया। अगेन वही सवाल है, तो हम डेफिनेटली 3 को भी 0 ही से मल्टीप्लाई किए होंगे, किसी ना किसी को 0 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो यहाँ से पता चल गया कि m का वैल्यू 0 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि 2 इंटू 3 कर दे और मेरा आंसर 0 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि m भी कुछ अपना वैल्यू रखे, रियल वैल्यू रखो, रियल वैल्यू बोल रहा हूँ, ये 0 के अलावा नॉन ज़ीरो वैल्यू रखे और n भी नॉन ज़ीरो वैल्यू रखे और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें और मेरा आंसर 0 आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। अब एक और चीज़ हो सकता है कि दोनों ही 0 हो जाए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, यानी n का भी वैल्यू 0, m का भी वैल्यू 0, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ से हम बोलते हैं कम से कम जो लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दोनों 0 हो सकता है, ठीक है। लीस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? लीस्ट है या तो n का वैल्यू 0 होगा, और अगर n का वैल्यू 0 नहीं है तो m 100% 0 होगा। तो आइदर, यहाँ से यहीं पे लिख देते हैं, आइदर m का वैल्यू 0 और n का वैल्यू 0। तो आई होप आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ गया क्यों हम आइदर और करते हैं। या तो इस चीज़ का वैल्यू 0 होगा ताकि हम इस 0 से मल्टीप्लाई किए इसको और मेरा आंसर 0 आ गया, और इसका वैल्यू 0 हो सकता है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई किए और मेरा आंसर 0 आ गया। तो ये दो पॉसिबिलिटी की वजह से हम आइदर और करके x का वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखो कि हम इस +6 को उधर करेंगे कैसे, वैल्यूज़ निकाल लो। +6 डेफिनेटली आप लोग को पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ इक्वल टू के उधर जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी पॉजिटिव उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम वापस अपने लीस्ट पॉसिबिलिटी वाले चीज़ के ऊपर चलते हैं कि m और n दोनों का वैल्यू 0 हो जाए। इस केस में देखो पॉसिबल है, -6 यहाँ डाल दिए, -6 + 6 0 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे भी -6 ही डालना होगा, क्योंकि एक बार में हम x का तो दोनों वैल्यू नहीं ना ले सकते हैं, तो हम इसका वैल्यू लिए -6, तो ये 0 यानी ये मेरा m है 0 हुआ, तो n देखो 0 नहीं हुआ, -6 + 4 -2, ठीक है, तो ये 0 नहीं हुआ। अब जब इसको लोगे और -4 यहाँ डाले तो यहाँ भी -4 डालना, तो -4 + 6 ये 2 आया और इसका वैल्यू 0, इस वजह से होता है आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। तो इस चीज़ को आप पूरा जो कॉपी करना है वो कॉपी कर लो, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए आई होप कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल्स टू 0। ओके, तो x² - 7x - 30 इक्वल्स टू 0 वही सम्स है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम साइन चेंज किए और न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग किए। इसको ट्राई करो, खुद से पहले ट्राई करो, देखो बन रहा है या नहीं। डेफिनेटली हम तो कर ही रहे हैं। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -7, c का वैल्यू -30। कॉपी और पेन लेके बैठा करो, क्योंकि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं इसमें कुछ चीज़ शायद इंपॉर्टेंट हो, शायद आपको मेरा ओपिनियन लगे, बाकी आपको समझ ऐसा होता है कि आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ नोट डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हम देख लें कि a और c जो भी दो नंबर से हमको उसका एलसीएम लेना है, तो 1 का एलसीएम तो अगेन 1 आएगा, और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30 का एलसीएम देख लेते हैं भाई कितना आएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो हम पिछले बार जब एलसीएम ले रहे थे आप लोग को बोले थे कि बड़े नंबर से लिया करो, एलसीएम जो है बड़े बड़े नंबर से लिया करो, तो 5 6 है। अब देखो कोई ऐसा मत कर देना यार प्लीज़, 30 है, अब कोई बोले सर हम डायरेक्ट 30 से एलसीएम ले रहे, 15 से एलसीएम ले रहे, इतना भी बड़ा नंबर से नहीं ले लेना है, थोड़ा बड़ा लेना है ताकि एलसीएम जल्दी हो जाए और मेरा काम भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं, एलसीएम ले लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अरेंज करना है, अरेंज किस तरीके से वो बताए थे कि फर्स्ट टर्म को उसी तरीके से रहने दो, लास्ट टर्म को भी उसी तरीके से रहने दो, इक्वल्स टू 0। जो बीच में टर्म है यानी मिडिल टर्म है, उस मिडिल टर्म को साइन और वेरिएबल अलग अलग कर दो, बीच में उस नंबर के लिए एक ब्रैकेट देना है और उस ब्रैकेट में एक साइन आएगा, वो साइन कौन सा होगा, जो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का होगा। तो ये चीज़ सीखना है हम लोग को, याद रखना है, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम से फिलअप करो, पहले एलसीएम से फिलअप करो। तो अब यहाँ पे देखो माइनस, पिछला क्वेश्चन था प्लस करके, ठीक है, तो प्लस में हम लोग क्या चीज़ किए, हम लोग प्लस में किए कि कोशिश किए छोटा लाने का, अगर हमको 10 चाहिए था तो हम उसे छोटा लाए, हम लोग 6 लाए और 4 ऐड कर दिए उसमें। अब यहाँ पे माइनस करके हमको 7 लाना है, तो माइनस करना है इस बार, तो डेफिनेटली हम कोई बड़ा क्वांटिटी से कुछ क्वांटिटी माइनस करेंगे तब ना छोटा क्वांटिटी आएगा। हम 12 से 5 को माइनस कर देंगे तब ना मेरा आंसर 7 आएगा। हम मान लेते 6 ले ले और 6 से कुछ माइनस करे तो 7 आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा यार, डेफिनेटली नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग को 7 से कुछ बड़ा एज्यूम करना है, ठीक है। ये हम देखो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इससे बड़ा एलसीएम आ सकता है और उसमें हम लोग कहीं मल्टीप्लिकेशन या चीज़ करने में, इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बचाना है। एग्जाम में क्या होता है, टाइम बचाना होता है, टाइम का वैल्यू 3 2 6, तो 6 से माइनस करके तो कुछ होगा नहीं ना, 5 2 10, हाँ इससे कुछ हो सकता है। तो हम 5 3 15 देखिए, 5 3 15 -2 13 नहीं बना, 5 2 10 -3, इससे काम बन गया 10 -3। अब इसे फर्दर किस तरीके से सॉल्व करना है, x²। ओके, एक और जो यहाँ पे एरर होता है, ये एरर यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन ध्यान से एकदम करना है, एकदम ध्यान से, क्योंकि साइन मल्टीप्लिकेशन अक्सर गलती हो जाता है। माइनस प्लस माइनस, इसको ध्यान में रखना है, 10 के साथ एक बार x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी माइनस बैठा दिए, यहाँ माइनस बैठा है यहाँ भी माइनस बैठा है, ऐसा मत करना। इतना सब कुछ करने के बाद सिर्फ इतना भी नहीं, जब एक्सरसाइज 1.2 करेंगे तो उसमें बहुत कुछ करके आ चुके होंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे गलती करके मार्क्स कमाना आई थिंक नॉट अ गुड आइडिया यार। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस 3 के साथ x, ये -30 इज इक्वल्स टू 0, और इसके बाद आप लोग को पता है कि क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है। तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है, इन दोनों में वेरिएबल पार्ट कॉमन है यानी x कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया x, यहाँ से क्या बच गया -10, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है, पहले साइन दिए, तो वेरिएबल तो अगेन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। न्यूमेरिकल पार्ट में देख रहे हैं कि हाँ 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ओके। x लिख दिए, 3 1 3, और प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 10 30, तो ये आ गया। और हम बता रहे कि देखो ऐसा मत करना कि जो यहाँ पे साइन जो भी चीज़ आ जाए उसी को यहाँ पे पुट कर दिए। इसमें होता है कि कभी कभी हम लोग ना इसमें गलत ले लेते हैं कॉमन, इसमें गलती हो जाता है कॉमन लेने में। जैसे कि हम इससे पहले किए थे ना 6p -
12 क्यू। हम इसको कॉमन सही सही लिए थे, यानी हम क्या लिए थे, हम लिए थे 6p माइनस 2q। ये मेरा आंसर आया था, ठीक है। कोई गलती से कॉमन ले ले 2, ठीक है, गलती हो सकता है। तो यहाँ से क्या बचेगा 3p माइनस 6q। तो क्या ये चीज़ मेरा कॉमन सही हम लिए हैं? नहीं, हम गलती कर दी है, ठीक है। तो अगर मेरा माइंड में ये चीज़ रहेगा कि मेरा जो पहले कॉमन आया हमको उसी को बैठा देना है, तो हम पहले गलती कर दिए और उसके बाद उसी चीज़ को बैठा दिए, तो ये गलती पकड़ाएगा भी नहीं एग्जाम में, तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि हम गलती कर चुके हैं और मेरा आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे भी कॉमन लिए, यहाँ पे भी अपना दिमाग से कॉमन लिए। अगर दोनों में आ जाता है, इस चीज़ को अवॉइड करना है कि हम यहाँ पे जो आए उसी को बैठा देना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। यहाँ भी कॉमन ले लो, यहाँ भी कॉमन ले लो, अगर दोनों मतलब दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये स्टेप भी सही किए। उसके बाद डेफिनेटली इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10, तो x माइनस 10 यहाँ से निकल गया, बचा क्या x, यहाँ से x माइनस 10 निकला तो यहाँ से x बचा ना, और यहाँ से x माइनस 10 निकला तो क्या बचा +3 इज इक्वल्स टू 0। आइदर किस लिए x माइनस 10, या तो ये वाला चीज़ 0 होगा, और अगर ये 0 हुआ तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू 10, और अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये 0 कंफर्म होगा, यानी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और ये 0 हुआ तो 3 का यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा +3 उधर जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा -3। ये क्वेश्चन जल्दी से कॉपी करो। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये फैक्टराइजेशन के ऊपर हम लास्ट एग्जांपल ले ले रहे हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, वो आप लोग कर लेना। 3x² माइनस 12x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ए बी सी का वैल्यूज लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -12 और सी का वैल्यू -15। ओके, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आया था 1, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कितना आया था 1, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। तो हम जैसे कि बताएं कि यहाँ पे जो भी नंबर है, यहाँ पे जो भी नंबर है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 3 का एलसीएम ले लो, सी का एलसीएम यानी ए का एलसीएम और सी का एलसीएम। तो 3 का एलसीएम कितना होता है 3, ओके। 15 का एलसीएम कोशिश करना है बड़े नंबर से, तो 5, ठीक है। ये भी आ गया, बहुत अच्छा। और इसके पहले अरेंज कर ले। अरेंज किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म को भी कुछ नहीं करना है, जो मिडिल टर्म है उसका साइन और वेरिएबल को अलग कर देना है, जो बीच में टर्म है उसके लिए एक ब्रैकेट और ब्रैकेट में साइन जो लास्ट टर्म का हो, ठीक है। इस चीज़ को कर दिए। करने के बाद क्या होगा, अब हमको एलसीएम का यूज़ करना है। एलसीएम को यूज़ करके अगेन यहाँ पे देखो माइनस करके हमको 12 लाना है, तो माइनस करना है तो डेफिनेटली बड़ा चाहेंगे हम। 3 × 9, 12 से तो छोटा है ना 9, तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 डायरेक्टली इसको 3 × 5 = 15 करेंगे, और 15 - 3, ये सिर्फ और सिर्फ ये सोचने इसलिए है कि टाइम बचे एग्जाम हॉल में, ओके। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, साइन का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से करना प्लीज़, ये सब चीज़ गलती मत करना। माइनस माइनस प्लस, देखो हम माइनस माइनस प्लस बैठा रहे, हम माइनस नहीं बैठा दे रहे, ओके। इक्वल्स टू 0, कॉमन लेना इन दोनों में। तो क्या कॉमन, इस बार देखो कि वेरिएबल पार्ट भी है और न्यूमेरिकल पार्ट भी है, यानी वेरिएबल्स और नंबर दोनों कॉमन होगा। तो नंबर्स में देखते हैं 3 और 15, तो 3 और 15 कौन से सेम टेबल में आता है 3 में, ओके। तो 3 कॉमन ले लिए। वेरिएबल में देखो x² और x, डेफिनेटली एक x कॉमन होगा, 2 x है और 1 x है, तो एक x कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ से क्या बच गया 3 हट गया, 2 x में से 1 x हट गया, बचा कितना 1 x, ओके। साइन 3 × 5 = 15, 1 x था वो बाहर आ गया, बचा क्या कोई भी नहीं, यानी वेरिएबल यही हो गया। यहाँ पे आते हैं प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, डेफिनेटली 3 कॉमन है, ठीक है। और x, यहाँ से x निकला, 3 × 5 = 15, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है ना, ले लेते हैं। ओके, यहाँ से आइदर x का वैल्यू 5, बहुत अच्छे, निकालो, खुद से ट्राई करो और वैल्यूज निकाल लिया करो। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इस 3 को, जो x के साथ न्यूमेरिकल पार्ट होता है, पहले हम उसको कुछ नहीं करते, हम जो नॉर्मल नंबर होता है यानी एक कांस्टेंट होता है, हम पहले कांस्टेंट को उस साइड
फेंकते हैं, फेंक दो, तो ये 3 उधर जाएगा तो -3, ठीक है। और जब भी कोई सेट वगैरह है ना तो उसको ना नीचे गिरा देना, उसको इसके नीचे गिरा देना, यानी सेट ओवर मतलब मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जब भी उधर करेंगे तो ये नीचे गिरेगा, लात मारेगा नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, ये 1 आ गया और x का वैल्यू कितना हो गया -1, तो x का एक वैल्यू आया 5 और x का दूसरा वैल्यू आया -1। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो नोटिस कर लिया बहुत अच्छा बात है, जो नोटिस नहीं किया उनके लिए ये इक्वेशन को गौर से देखो, गौर से देखने का मतलब ना कुछ इसमें समझ में आना चाहिए, कुछ दिख रहा है हमको तो डेफिनेटली दिख रहा है, 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। तो कभी ऐसा हो कि ये A, B और C सेम टेबल्स में आ जाए, हम इसीलिए A, B, C लिखने बोलते हैं ताकि देख के कुछ समझ में, 3, 12 और 50। अगर ये चीज़ आ जाता है तो आप ना यहीं पे कर दो एक काम, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा क्या, 3 हट गया तो x², 3 4 ज़ा 12 और यहाँ से 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब इस 3 को 0 के नीचे डाल देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और मेरा इक्वेशन सिर्फ ये बचेगा। ये कितना ईजी है, x² - 4x - 5। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इसको सॉल्व करना। इसमें कहीं हो सकता है कि हम कॉमन में गलती कर दे, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दे, एलसीएम में गलती कर दे। जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा गलती का चांसेस, यानी देखो ना एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में हम लोग के लिए 20 मार्क्स 25 मार्क्स 30 मार्क्स लाना ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 70 आ गया, उसके बाद 80 तक जाना टफ हो जाता है, 80 आ गया तो 90 तक जाना टफ हो जाता है, 90 के बाद तो 91 92 हर एक मार्क्स को बढ़ाना बहुत टफ हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जितना बड़ा बड़ा वैल्यूज़ होगा गलती करने का चांस उतना ज़्यादा होगा। तो कोशिश करना कि अगर दिख जाए, कोशिश करना देखने का कि कुछ कॉमन है तो लेके उसको रिमूव कर देना। ओके, तो नोट डाउन कर लो। ओके, तो ये हम लोग कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है यानी वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड को किस तरीके से करना है, सबसे पहले बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड का मतलब क्या। परफेक्ट और स्क्वायर ये दो चीज़ का मतलब क्या होता है। तो स्क्वायर का मतलब तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम 4 लिखें तो 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। 4 क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर कर दें तो मेरा 4 आ जाएगा। तो हाँ है भाई, 2 का स्क्वायर होता है तो हम 4 को एक परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्या 5 भी है, क्या 5 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब प्लीज़ हमको ऐसा मत बोलना कोई कि सर √5 को आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये √5 का परफेक्ट स्क्वायर। हाँ होता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि √5 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं। तो हम चलो अगर किसी को 11 दे दें या 13 दे दें या 19 दे दें या फिर 16 दे दें तो ये सब में तो सब जल्दी जल्दी बता ही देगा कि सर ये √11 का, ये √13 का, ये √19 का और ये 4 का, ये स्क्वायर्स है। ठीक है, ये समझ गया। अब क्या कोई ये बता सकता है कि x+3 का क्या होगा, x² + 3 का क्या होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी हम लोग लीनियर या क्वाड्रेटिक इसे किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी रूट। अब इसमें ऐसा नहीं कि हम इसमें रूट लगा सकते हैं। x+3 करने से आ जाएगा लेकिन हम लोग को ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को एकदम कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, एकदम कंप्लीट, जिसमें किसी भी तरीके का रूट वगैरह कोई भी चीज़ ना आए। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं अपने एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या, हम वही एक क्वेश्चन जो हम लिए थे, x² - 7x - 30 = 0। हम लोग इसको किए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसको करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है। तो उसमें जिस तरीके से मतलब हम लोग इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहला स्टेप इसको अरेंज कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे। उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर मेथड में भी हमें कुछ करना है। हमें क्या करना है कि जो x का जो भी टर्म्स हो, जो भी x का टर्म हो उसमें काम होगा। ये x के साथ है, ये भी x के साथ है, ये x के साथ नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इक्वल टू के उस साइड हटा सकते हो। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर मेथड में तो हम लोग क्या रखेंगे, x² - 7x = 30। हम -30 को उस साइड कर देंगे तो +30 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को देख के हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x², किसी भी चीज़ का स्क्वायर कब आता था, x, ये कब आता था। तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया आएगा कि अच्छा
ए प्लस बी या ए माइनस बी, इनका जब हम लोग स्क्वायर करते थे तो कुछ ऐसा आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका करते थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दो चीज़ आता था, हमें इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज़ करना है। यानी हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर पहले से मौजूद है, 2ab वाला पार्ट इसे बना देना है, यानी जो नॉर्मल x के साथ रहेगा उसे 2ab का पार्ट, चाहे माइनस में हो तो माइनस 2ab और अगर प्लस में हो तो प्लस 2ab। साथ ही में जो दूसरा b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर तो ये बन जाएगा, ये 2ab का पार्ट बन जाएगा। जो b स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो b स्क्वायर यही बताएगा हमें, यानी जो b स्क्वायर होगा वो कहाँ से आएगा वो ये बताएगा। देखते हैं कैसे, तो बनाओ। तो सबसे पहले इसे a स्क्वायर बना देना है, a का स्क्वायर। अब ये क्या है, ये हम बता दिए कि ये 2ab का पार्ट है, तो 2ab डेट मीन 2, a क्या है, a मेरा x है, a। अब b बनाने के लिए इसको बैलेंस करो, यानी 7x और ये 2x, तो 2x से 7x कैसे बन जाएगा। अब कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्लस वगैरह करना है, प्लस 5x या माइनस 5x, ऐसा कुछ नहीं करना, हमको मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा बताओ जिससे ये 7x बन जाए। तो सबसे पहला चीज़ हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो ये खत्म हो जाएगा। ये 2 तो है नहीं ना वहाँ पे, तो 2 तो है नहीं, तो हम 2 को ख़त्म करने के लिए 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है। और लाना कितना है, 7, तो 7 ऊपर दे दे। तो ये एक तरीका है कि हम जब भी ऐसा करेंगे तो जो नहीं होगा उसको डिवाइड करेंगे और जो लाना होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को समझिए प्लीज़, ये बहुत यार कन्फ्यूज़ कर देने वाला चीज़ है, क्योंकि हमको समझ ही में नहीं आता कि हम लोग किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करें। तो डिवाइड उससे करना है जिसको रिमूव करना है। अगर वहाँ पर 2 ऑलरेडी होगा तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे 2 होता, ये मान लो 8 होता, तो हम 2 लिख देते, तो 8 में तो ऑलरेडी 2 है ना, तो हम 2 से डिवाइड नहीं करते। और अगर नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते। अब लाना क्या था, हमको 7 लाना था, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 5 लाना होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ए स्क्वायर रेडी है, 2ab भी रेडी है। तो जो b होता है उसी का ना स्क्वायर होता है, तो हम b के जगह पे b का स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि ये चीज़ आया कहाँ से, कोई दिया क्वेश्चन में कहीं पता, एक्स स्क्वायर था, 7x इसी को बना दिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 7x बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो कहीं से लाए ना, हम लोग अपना मर्जी से दे दिए, ठीक है। तो जब भी किसी इक्वेशन में, इक्वेशन का मतलब होता है वो बैलेंस होता है, यानी LHS में जो वैल्यू है RHS में भी वही वैल्यू आएगा। अगर LHS में हम 2 ऐड कर देते हैं तो RHS में भी हमको 2 ऐड करना होगा, ताकि दोनों साइड बैलेंस बना हुआ रहे। तो यहाँ पे हम 7/2 का होल स्क्वायर को ऐड किए, देखो हम यहाँ पे ऐड किए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरे साइड यानी इक्वल टू 30 में भी प्लस 7/2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b होल स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा यही बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सॉल्व थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 30 और इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। एलसीएम, यहाँ पे जब दो फ्रैक्शंस को ऐड करना पड़ता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है जिसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, हमको पता है, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ करना है, एलसीएम लिया जाता है। तो इसके नीचे में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, डेफिनेटली 1 का तो 1 और 4 का 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 आ गया। ये चीज़ एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड, यानी जो नीचे में हो उन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवीजन करना है। तो 1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी एक पीस को 4 हिस्सा में डिवाइड करना है तो कितना हिस्सा बनेगा, 4 हिस्सा बनेगा ना। इस मार्कर को हमको 4 हिस्सा में डिवाइड कर देना, तो इसका कितना पीसेस बन जाएगा, 4। तो वही बोले कि 1 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 आया। जो आए उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 आया, 4 को 30 से मल्टीप्लाई 120, ठीक है। जो साइन है वो साइन दो। अब बताओ 4 को 4 से डिवाइड करो, 4 को 4 से, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 4, तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 49 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना, बस ऐड कर देना उन दोनों को। +120 इट इज़
169/4। ठीक है, अब इसके बाद यानी ऐड भी कर दिए, इसको स्क्वायर भी बना दिए। अब क्या करें, इस स्टेप के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमको क्या करना है, तो देखो हमको चाहिए x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे करके निकलेगा, इस स्क्वायर को हटाना होगा, इस -7/2 को हटाना होगा। तो जो चीज़ हटाना होगा उसको हटाते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो क्या आता है, जैसे प्लस इक्वल टू के उस साइड जाता है तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई उधर जाता है तो डिवाइड आता है। उसी तरीके से जब स्क्वायर को हम इक्वल टू के दूसरे साइड में भेजेंगे तो वहाँ पर एक रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x -7/2 स्क्वायर, देखो हम हटा दिए, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 169/4 है, इसके ऊपर एक रूट आ जाएगा, ये चीज़। अच्छा, अब इस रूट को निकालो तो 169 का आई होप आप लोग को रूट याद होना चाहिए, कि बहुत सारे याद होने से चीज़ जल्दी होता है, नहीं तो फिर वही एलसीएम 169 का एलसीएम लेना होगा, 4 का एलसीएम। तो जो फेमस है एटलीस्ट उसको याद रखते हैं। तो 169 एक फेमस है, वो 13 का स्क्वायर होता है, यानी 13। ठीक है, तो जो फेमस हो एटलीस्ट उसको याद रख लो कम से कम, बाकी तो सब याद रखना पॉसिबल भी नहीं। तो यहाँ से x -7/2 बचा, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 169 किसका होता है, 13 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है। तो 4 हम स्टार्टिंग में बताए थे, जो 2 का होता है। तो ये हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूट कौन दिया, ये रूट हम लोग दिए या फिर क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी रूट नहीं था, यानी ये रूट हमारा दिया हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ के ऊपर रूट देते हैं तो जो भी वैल्यू आता है वो 2 वैल्यू आ सकता है, यानी एक वैल्यू प्लस में आ सकता है, दूसरा वैल्यू माइनस में आ सकता है। इस चीज़ का रीज़न कोई हमको अगर बता सकता है तो कमेंट करके हमको बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग जब रूट देते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन में ऐसा रूट दिया हुआ रहता है रूट 16, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं, इसका वैल्यू 4 ही आना है। क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन में रूट 16 लिखा हो, इसका मतलब इसका वैल्यू 4 ही आएगा। लेकिन अगर हम लोग गलती से कर दें, यानी हम लोग यहाँ पे 16 की जगह रूट 16 हम लोग अपना मर्जी से चढ़ा दें, तब क्या होगा, तब इसका वैल्यू सिर्फ 4 नहीं आएगा, तब इस रूट 16 का वैल्यू क्या आने लगेगा, +-4। इस चीज़ का हमको कमेंट करके जल्दी से बताओ, इसको कराने का हम बताते हैं लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे बता ही देते हैं यार। देखो चीज़ ऐसा है ना, हमको बताओ हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर, इसी का बता देते हैं कि +- क्यों होता है। 2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते तो क्या होगा, 2 का जैसे ही हम स्क्वायर किए तो इसका वैल्यू आ जाता है 2 × 2, यानी 2 को 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 4। ठीक, तो ये स्क्वायर हम किए। ठीक है, हम ऐसा भी तो कर सकते थे -2 का स्क्वायर, तो हम इस -2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी मतलब होगा -2 × -2, 2 2 = 4 एंड माइनस प्लस। तो देखो हम 2 का स्क्वायर किए तो ये चीज़ आया, हम -2 का भी स्क्वायर किए तो ये भी चीज़ आया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। अब ये चीज़ x -7/2 का स्क्वायर जो किए, तो x -7/2 पॉजिटिव है यानी +2 है या -2 है, कैसे करके पता चलेगा। तो हम लोग को इसके बारे में नहीं पता कि ये जो चीज़ आया है यानी x का वैल्यू क्या है, वो तो हम लोग को पता नहीं है, वही तो निकालना है। तो ये जो भी चीज़ दिया हुआ है x -7/2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज़ हम लोग को नहीं पता। लेकिन जब एग्जामिनर देता है, जैसे कि हम क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो हम तो उस चीज़ को पॉजिटिव ही देंगे ना, हम तो ऐसा नहीं कि इमेजिनरी नंबर यानी नेगेटिव नंबर तुमको दे देंगे। तो जब क्वेश्चंस में दिया हो तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग को तो पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इस चीज़ का वैल्यू पॉजिटिव मान लेते हैं कि यहाँ पे 7/2 कितना होता है 3.5, तो अगर x का वैल्यू 4 हुआ तो ये 4 - 3.5 कितना होता है 0.5 यानी पॉजिटिव, और अगर x का वैल्यू 2 हुआ तो 3.5 माने नेगेटिव। तो ये प्लस है या माइनस हम लोग को ये चीज़ नहीं पता, इस वजह से हम लोग यहाँ पे जब भी निकालेंगे रूट से, हम लोग का दिया हुआ रूट से, तो उससे वो +-2 वैल्यूज़ लेके निकलेगा। ठीक है, अब ये जो 2 वैल्यूज़ है यहाँ से हम लोग को कर देना है आइदर और यानी अगर वो चीज़ प्लस हुआ, जो रूट से निकल रहा हो वो वैल्यू अगर प्लस हुआ, हम लोग बता रहे हो एग्जामिनर को कि अगर उस चीज़ का वैल्यू प्लस हुआ तो x का वैल्यू क्या आएगा, x -7/2 = +13/2। ठीक, और इसको सॉल्व कर लो, इसको उधर किए तो 13/2 + 7/2। ठीक है, और 2 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो डेफिनेटली 2 ही आता है। ठीक, यहाँ से 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 13, 2 से 2
1 आया 13 + 7 कितना 13 + 7 हो गया तुम्हारा 20/2 और 2 से 10 कटा तो x का वैल्यू आ गया है हमारा 10। ठीक है, आइदर हम बोले कि या तो x का आपका वैल्यू 10 होगा, ठीक है, और आपका x का वैल्यू हो सकता है ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन ये उधर जाएगा। अच्छा, बहुत सारा यहाँ पे गलती क्या कर देता है, जब इसको भेजते हैं ना लोग तो लोग इसको वैसे ही रह देता है, ठीक है, इसको नॉर्मल लिख देता है, ये माइनस साइन देना भूल जाता है। ये गलती होता है, हम जानते हैं ये गलती होता है, प्लीज़ इसको अवॉइड करना है। ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखना कि हम जब ऐसा करें किसी को इक्वल टू के उस साइड भेजिए तो हम सारा का साइन चेक कर ले एक बार कि हम सारा का साइन सही से दिए हैं या नहीं दिए। तो इसको उधर किए तो प्लस 7/2। अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, ठीक है, तो 2 आया तो यहाँ पे कितना माइनस, ये साइन को अवॉइड मत करो यार, साइन दिया करो, ठीक है, +2 13। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 13 से 7 जाएगा तो 5 आएगा, सॉरी 6 आएगा, ठीक है। और साइन किसका बैठेगा, अगर 13 से 7 जाएगा 6 आएगा, ये तो बहुत सही है, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका, तो साइन ऑलवेज बड़ा वाले का बैठता है, यानी 13 यहाँ पे बड़ा है तो 13 का साइन माइनस है तो वो माइनस बैठेगा। 2 1 2 3 तो वैल्यू कितना आ गया -3। इस चीज़ को एक बार हम और बता देते हैं। हम देखो हम लोग किए क्या, हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कांस्टेंट पार्ट था उसको दूसरी साइड कर दिया और इस साइड रखे सिर्फ एक्स वाला पार्ट रखने के बाद हम लोग क्या किए, जो मेरा स्क्वायर पार्ट था उसको हम लोग स्क्वायर बनाए और जो दूसरा नॉर्मल यानी लीनियर पार्ट था उस लीनियर पार्ट को हम लोग 2ab फॉर्म किए, ठीक है। तो हम इसको स्क्वायर कर दिए, हम इसको 2ab बना दिए। जब 2ab बनाए तो इसमें हमको याद रखना कि रिमूव करने के लिए 2 डिवीजन इस्तेमाल करेंगे और जब किसी को लाना होगा, जैसे यहाँ पे 2 नहीं था तो हम लोग डिवाइड कर दिए और 7 लाना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब ये 2ab फॉर्म हो जाएगा तो इसमें जो b पार्ट होगा उस b पार्ट का एक स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर इधर ऐड किए तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हम लोग दूसरी साइड यानी LHS में ऐड किए तो RHS में भी वही चीज़ ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है ये क्या बन जाएगा, ये या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b, यहाँ पे माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। इस साइड में क्या करना है, इस साइड में से जस्ट थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। तो ये 30 और ये 49/7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व किए यानी ऐड किए, बाय एलसीएम लिए 4 मल्टीप्लाई किए और ऐड करके 120 + 49 169/4 आ गया। इस साइड बस वैसे उतारते गए, यहाँ तक आ गया। जब ये स्क्वायर का पार्ट आया, स्क्वायर को हम लोग जब उस साइड फेंके तो आया रूट, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर रूट आ गया। रूट, अब यहाँ पे हम चीज़ बताएं कि रूट जब भी हटेगा तो कैसे हटेगा, प्लस माइनस का साइन देगा और जब प्लस माइनस आएगा उस प्लस माइनस को एक बार आइदर में देना है और एक बार और, यानी प्लस वाला वैल्यू एक बार आइदर और एक माइनस वाला वैल्यू और उसके बाद वहाँ से फर्दर सॉल्व करके x का वैल्यू लाएं, यहाँ से 10 इधर 7/2 को फेंके +7/2 एलसीएम लिए 2 आया 13 + 7 20/10 कट के 10 आया, x = 10। यहाँ पे भी वही चीज़ किया और यहाँ से x का वैल्यू -3 आया। तो इस प्रोसेस को पूरा याद कर लो कि किस तरीके से किए। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं 9x² + 36x + 2 = 0। ओके, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर में भी हम बता के गए कि क्या करना है, हमें इस कांस्टेंट टर्म को उस साइड करना है, तो हम वही करेंगे और ये पूरे x वाले पार्ट को इस साइड रहने देंगे एज इट इज। तो ये हो गया -2 प्लस उधर जाएगा तो -2, ठीक है। अब बचा ये चीज़, तो देखो यहाँ पे ना एक चीज़ हो रहा है कि 3x का स्क्वायर हो रहा है और उसके बाद फिर हम इसको रिजॉल्व करें, तो वैसा नहीं करते हम लोग जनरली। वैसा यहाँ पे 9 अभी है इस वजह से बन जा रहा है, कभी ऐसा हो 5 हो जाए या 7 हो जाए तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। तो एक तरीका पकड़ के चलो कि किस तरीके से करना है। हमें जो भी यहाँ पे रहे, यानी ये है क्या, ये x² का कोएफिशिएंट यानी a है, तो उस a को कॉमन ले लेना, यानी जो भी नंबर है उसे कॉमन ले लेना। तो यहाँ से कॉमन ले लेते तो ये 9 निकल गया बाहर और बचा क्या, x² प्लस 36 से कॉमन होगा कितना बचेगा, 4x = -2, ठीक है। ये चीज़ समटाइम यहाँ पे हम इसी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर हम ऐसा कुछ रहता 9x² प्लस ले लेते 20, ठीक है, 20 रहता है 20x और इसमें से हम लोग को कॉमन होता तो 9 तो कॉमन ले लेते, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाता है x²। यहाँ से क्या होता, यहाँ से 9 कैसे करके कॉमन लेते, तो जो चीज़ कॉमन ना हो पाए उस चीज़ को नीचे वो नीचे से समझो आ जाएगा, नीचे लात खाएगा,
ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं, एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह पे वो चीज़ मौजूद नहीं है, यानी वो चीज़ हम वहाँ से कॉमन नहीं ले सकते, वैसे केस में क्या करना है, हम लोग को वो चीज़ नीचे बैठा दें। क्यों ऐसा सोचो, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई तो 9x² हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कैंसिल होकर 20x आ जाएगा। तो आई होप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर जो नहीं दे सके, ये आगे बहुत यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, कि जहाँ पर नहीं दे सकेगा उसको नीचे दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दे दिया 36, हमको 9 कॉमन तो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस 9 को इसके नीचे इसको हटा देना है, इस साइड से LHS से हटा देना है। तो बच क्या जाएगा, x² प्लस 4x, और ये 9 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, यानी -2/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व क्या करना है, हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बताएं कि स्क्वायर है और ये 2ab है, तो हम इसको ठीक करते हैं, a² प्लस 2a, और हमको 4x लाना है, तो 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, तो डेफिनेटली 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और 4x, ठीक है। तो ये हमको 2ab बता दे रहा है कि ये मेरा 2b है, तो हम इसको 2² कर दिए। जो LHS में स्क्वायर बैठाएंगे वो RHS में भी बैठाना होगा, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो सॉल्यूशन ईजी है, ये क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा पहले, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ एलसीएम अब लेते हैं, एलसीएम लो, तो ये हो गया 9, और 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। हम देखो, हम साइन ध्यान से हम दे रहे हैं, ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से 9 को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 1 से 9 को डिवाइड किया 9 आया, 9 4 से 36, साइन बैठाएं, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहीं पे कर देते हैं हम, -2 प्लस 36, प्लस माइनस माइनस 36 से गया 2, बचा 34/9, साइन किसका बैठेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को लेके आते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34/9। अब डेफिनेटली इस स्क्वायर को हमको उस साइड फेंकना है, तो जैसे ही हम स्क्वायर उधर करेंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा, तो ये √34/9 आ गया, ठीक है। डरने का बात नहीं है कि 34 मेरा क्यों आ गया, पिछले बार हम लोग जब किए थे तो क्या आया था, आई थिंक 49 कुछ आया था, 49/4 कुछ ऐसा समथिंग था, ठीक है। तो वहाँ पे 49 7 का स्क्वायर 169 था, 169 यानी 13 का स्क्वायर था और 4 था, तो 2 का स्क्वायर हम उस तरीके से कर लिए। लेकिन ये 34 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 36 होने से काम होता, लेकिन ये 34 किसी का स्क्वायर जो नहीं होगा वो रूट के अंडर में रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत का इशू नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ यहाँ पे दिमाग रखो कि जब हम स्क्वायर किए और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि इससे बाहर निकल जाए, ये मेरा मर्जी से स्क्वायर किया गया, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, प्लस माइनस का साइन दे देते हैं यहीं पे, और 34 तो निकल नहीं सकेगा, तो ये 34 वैसे ही रह गया रूट के अंडर में, और ये 9 बाहर आ जाएगा 3 बन के, प्लस माइनस का साइन हमको बरकरार रखना है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कर देंगे आइदर, और आइदर क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस √34/3, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू -9। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू ये 2 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस आएगा, -2 प्लस √34/9, यही आंसर आया। ऐसा आ सकता है आंसर, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आंसर ऐसा नहीं आ सकता, आ गया मेरा आंसर वैसा। यहाँ पे 2 उधर गया तो -2, ये -√34/9, सिर्फ इसके नीचे में है, तो ये भी मेरा ओके। तो ये चीज़ तो हो गया कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कर लिए। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये है कुछ क्वेश्चंस जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये 3 क्वेश्चंस है, इन तीनों को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन तीनों का आंसर आपका आ रहा है या नहीं। ये क्लास को हम इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा या नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 के रिगार्डिंग होगा और उसमें हम जानेंगे कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसमें जो स्पेशल टाइप्स या स्पेशल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1.2 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए।
तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।